गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रेंड्स। मैं अतुल शुक्ला आपके सामने एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा आपको ज्ञात ही है, अभी अभी भारतवर्ष के संसद के चुनाव संपन्न हुए हैं। आप सब ने देखा होगा कि 1 तारीख को जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे थे, सब ने भारतीय जनता पार्टी को 350 से 400 के बीच में सीटें दी थी। और 3 दिन बाद जब परिणाम आता है तो ज़्यादातर लोग हतप्रभ हो जाते हैं कि ये उल्टा कैसे हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि जो विरोधी पार्टीज़ के लोग हैं, जैसे सपा है, कांग्रेस है, बाकी भी सब हैं, तो ये 1 दिन पहले तक चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में धांधली हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, और मूवमेंट लॉन्च करने की धमकियां दे रहे थे। लेकिन रिज़ल्ट आते ही इनकी नाड़ियां ठंडी हो गई। जब रिज़ल्ट थोड़ा इनके फेवर में आया तो इन्होंने उस बारे में बोलना कुछ बंद हो गया। फिर भी इम्पेशंस इतनी ज़्यादा थी कि जब रिज़ल्ट अपनी गति से आ रहे थे, 5 बजे के करीब ये लोग चुनाव आयोग से मिलने चले गए कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों हो रही है। तो उनकी चिंता लाजमी है, क्योंकि उनको खुद ही इस बात का बिल्कुल भान नहीं था कि परिणाम इस तरह का आएगा। उनकी अपेक्षा में भी परिणाम जो है ऐसा नहीं आना था। वो अपनी हार की कल्पना कर रहे थे। जो हुआ वो हुआ। What has flown has flown। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं संक्षेप में कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि एक तथाकथित वर्ग विशेष, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता हूँ, उसने एन ब्लॉक 100% स्ट्रेटजिंग वोटिंग की भाजपा के अगेंस्ट में। और इस वर्ग को अभी जो सरकार की डिफरेंट स्कीम्स 10 साल से चल रही हैं, जन आयुष्मान, किचन, टॉयलेट, रसोई गैस, इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। रामपुर 90% उस वर्ग की संख्या है उसमें, और उसमें सभी परिवारों को ये चीज़ें मिली। और उनसे जब वीडियोस भी हैं, जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमको सब कुछ मिला। जब पूछो कि भाई वोट कहाँ दोगे, तो कहते हैं वोट तो वही देंगे जहाँ हमारा दीन कहता है। तो ये इनकी मानसिकता है। दूसरा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की मैं पहले स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। मेन नुकसान इनको 4 स्टेट्स में हुआ है: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, इसका पहला कारण तो मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेटजिक वोटिंग बाय वर्ग विशेष। दूसरा कारण ये है कि अखिलेश यादव जी जो हैं सपा के प्रमुख, उनको ये भय था कि मुस्लिम वोट कहीं कांग्रेस के पास न चला जाए। तो न चाहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया और 17 सीटें उनको दी। मुस्लिम्स ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उन्होंने सपा को वोट दिया। लेकिन जो सपा ने चूंकि 17 सीटें कांग्रेस को दे रखी थी, तो उनके नाम पर भी वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा ये है कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, वह बहुत प्रभावी रहा। एक यादव ही ऐसा वोट बैंक है जिसको लाभार्थियों का बहुत बड़ा वर्ग क्रिएट करने के बाद भी भाजपा अभी तक भेद नहीं पाई है। उधर मायावती के कमज़ोर हो जाने के कारण शेड्यूल कास्ट भी अनडिसाइडेड था। पिछले चुनाव में 2019 में वह भाजपा को गया था, किंतु इस बार कुछ र्यूमर्स उड़ जाने से, जैसे कि भाजपा 400 पा जाएगी तो
आरक्षण ख़त्म कर देगी। आरक्षण उनके लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो वो सब फिर सपा के साथ और कांग्रेस के साथ चले गए। वो वोट भी उनको चला गया, कांग्रेस को चला गया ज़्यादातर। कुछ बैकवर्ड वोट भी इसी चक्कर में इस गठबंधन को गया। 3 कारण तो ये बता दिए मैंने। चौथा कारण ये है कि भाजपा के अंदर भी बहुत अंतर्भेद थे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको फ्री होकर काम नहीं करने दिया गया। उन्होंने 37 लोगों की एक लिस्ट सेंटर में भेजी थी कि इन व्यक्तियों को चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, इनकी छवि अच्छी नहीं है और ये खुद तो हारेंगे ही और हमको भी बहुत डेंट करेंगे। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कुछ भेद था, क्या था मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ऐसा था। यहाँ तक कि एक वैभव सिंह है जो एक वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उनका कहीं मैंने देखा, वो कह रहे थे कि उनका कोई परिचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गया और कहा कि देखिए ये अच्छा कैंडिडेट है और इसको टिकट दिलवाने में थोड़ी मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि मुझसे मत कहलवाओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा, एक ये र्यूमर बहुत तेज उड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक अलग से वीडियो शूटिंग करके इस भ्रांति को दूर करने की भी कोशिश की, किंतु तब तक बहुत लेट हो चुका था। एक अमित शाह का एआई से वीडियो बनवा दिया गया जिसमें वो ऐसा कहते हुए सुनाई दिए कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अगर भाजपा 400 पार करके जाती है। तो इन सब चीज़ों से वोटर बहुत कंफ्यूज हो गया। जो MY के अलावा वोटर है वो बहुत कंफ्यूज हो गया और इस कंफ्यूजन में वो विरोधी पार्टी के साथ चला गया। एक अन्य रीज़न ये भी है कि जो AI जो कंप्यूटर सेल है, IT सेल है भाजपा का, अमित मालवीय जी के नेतृत्व में, उसने बहुत ही खराब काम किया। मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि राजदा के IT सेल से भी ज़्यादा खराब काम किया उसने। वो इन सब चीज़ों को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाया और उसी के फलस्वरूप उन्होंने ये दुष्प्रचार किए कि मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। तो इससे वो बहुत भयाक्रांत हो गए, क्योंकि आरक्षण एक उनका बहुत कमज़ोर नस है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनको दिया भी इसलिए गया है कि वो बहुत पीछे थे और उनको इसकी ज़रूरत थी। ये बात अलग है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उस पर डिबेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तो मिल रहा है, मिलना चाहिए और मिलेगा। ये प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये सब बहुत देर से हुआ है। नेक्स्ट कारण यह है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे तो हैं, चाहे हम माने कि ना माने, और आज ही नहीं हर इलेक्शन में ये मुद्दे रहे हैं। वो अलग बात है कि जब कास्ट की बात आदमी है तो आदमी इनको भूल करके कास्ट को वोट देता है। जब भी कास्टिज्म ने अपना सर उठाया है तो फ्रैगमेंटेड गवर्नमेंट ही बनी है कंट्री में। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, रीजनल पार्टी स्ट्रांग हुई है और फ्रैगमेंटेड पॉलिटी रही है। तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। किसी भी एक सीनियर बीजेपी नेता का इन दोनों मुद्दों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब कहते हैं कि 20 करोड़ युवा वोटर हैं जिन्होंने पहली बार वोट दिया। तो आप ये बताएं कि जिस युवा ने अभी वोट दिया है तो उसने पहले का ज़माना तो देखा ही नहीं। आज से 10 साल पहले की तो उसको ठीक से याद ही नहीं होगी।
उसको क्या पता ये सब क्या हुआ था, पहले कैसा था, अब कैसा हो रहा है। तो उसको इन सब चीज़ों का भान नहीं था। दूसरा ये है कि जो हमारा पढ़ाई का करिकुलम है उसमें हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। तो उनको हमारे कल्चर, हमारे इतिहास, हमारे गौरवपूर्ण अतीत के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो वो जो अपने मतलब की बात देखते हैं, भाई मेरा क्या होगा, मुझे रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कैसी नौकरी मिलेगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी। एक ये जो अग्निवीर मामला है, इसको भी लगता है कि बीजेपी भाजपा ठीक से समझा नहीं पाई। इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई। जैसे कि इसको एक फ़ौज की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है उसको चलने देते, उसका अलग भाग बनाते, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट करके कि उसका भाग है सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी, इस तरह की भावना भी क्रिएट की। हालांकि इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। ये जो अमेरिका में, रूस में सिस्टम है कि कॉन्ट्रैक्ट पे फोर्सेस क्रिएट करते हैं, मर्सनरी फोर्सेस क्रिएट करते हैं, तो उस प्रकार का इसका कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो सब गड़बड़ हो गया, समझा नहीं पाए ये लोग। इसके बाद नेक्स्ट कारण ये है कि जो हिंदू वोटर है ये तो जातियों में बढ़ गया। दूसरा, पढ़ा लिखा जो मिडिल क्लास वोटर है वो ये सोच के कि भाजपा तो जीत ही जाएगी, वोट देने ही नहीं गया। इस बारे में मैं आपको सियालकोट की घटना एक बार याद दिलाऊंगा। सियालकोट में 1946 में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें उनको ये निश्चय करना था कि वो भारत में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। वहाँ 2.5 लाख हिंदूज थे, 1.5 लाख के करीब मुसलमान थे और बाकी छोटी मोटी कम्युनिटीज़ थी। तो मुस्लिम्स तो सवेरे से ही लाइनों में लग गए और लंबी लंबी कतारें बनाकर वोट देने लगे। हिंदू आए, उठ के आराम से अपना देखा कि भाई बड़ी लंबी लाइन लगी है, इतनी लंबी लाइन में कौन वोट देगा, चलो घर चलते हैं। घर चले गए, सो गए। रेफरेंडम मुस्लिम्स की फेवर में चला गया, सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। उस समय 2.5 लाख हिंदू थे, आज 250 भी नहीं होंगे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा और अपनी पीढ़ियों को समझाना भी पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, लेकिन वो चौथे चरण के बाद था। उन्होंने कुछ इस तरह के भाषण दिए जो आज तक नहीं दिए हैं और लोगों को जागृत करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। हमारे यहाँ त्रासदी ये है कि सब चाहते हैं कि मोदी जी आएँ, लेकिन ब्राह्मण है वो किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट देगा, राजपूत है वो किसी राजपूत कैंडिडेट को वोट देगा, भूमिहार है वो किसी भूमिहार वोट को वोट देगा, किसी अन्य नीचे की जाति का है वो अपनी जाति के आदमी को वोट देगा। तो फिर करते रहिए ये सब और अपना भविष्य लगा दिए दांव पे। तो हमको ये सब समझना पड़ेगा और इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। भाजपा को भी विचार करना पड़ेगा और जो कम से कम उनकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, योग्य लोगों को लाएं और उनको एम्पावर करें। अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसको चेक करने के लिए आप हैं, लेकिन आप कैंडिडेट सिलेक्शन में भी उसकी बात नहीं सुनेंगे तो ये तो गलत बात है और इसका तो रिज़ल्ट ये होना ही था। मैं भी बड़े दुख से कह रहा हूँ। एक अन्य कारण ये है कि ये भाजपा वाले अपने कार्यकर्ताओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, काम नहीं करते उनका। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे किसी परिचित का ऐसी सिचुएशन से सामना हुआ था। वो कहीं किसी मीटिंग में नारायण दत्त तिवारी से मिल लिए, परिचय हुआ तो वो अध्यापन की लाइन में थे। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मैंने लिखी है, इसको ज़रा थोड़ा सा वो करना है। तो उन्होंने, जान पहचान नहीं थी कुछ पहले, एक परिचित के साथ गए थे, बस ये था। तो उन्होंने किताब उठाई, उसमें गोल सा निशान लगा के साइन कर दिया, कहना ठीक है जाइए। वो चले आए, कहने चलो भाई मिल के आए हम,
मिले भी हमसे, साइन कर दिया, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और चले आए। दूसरे दिन उनके पास फ़ोन आया कि मैं चीफ मिनिस्टर यूपी के ऑफिस से फ़ोन कर रहा हूँ। तो चौंके, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? कहना कि आप ज़रा फलानी जगह पे संपर्क कर लीजिएगा। विभाग में किसी के पास बताया कि संपर्क कर लीजिएगा। वो वहाँ गए तो उनकी किताब प्रेस्क्राइब कर दी गई, वो चलने लगी। इसी प्रकार से एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनके पास, उन्होंने पहले किसी कार्य से फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने उनके पीएस को बोला कि भाई ऐसा 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 बता दीजिएगा, मेरा परिचय है कि मेरा फ़ोन आया था। वो चले गए और किसी क्रॉसिंग पे थे तो एकदम से फ़ोन आया कि मैं तिवारी बोल रहा हूँ। तो चौंके, कहने तिवारी कोई होगा ऐसे ही। तो कहने कौन? कहने मैं नारायण दत्त तिवारी बोल रहा हूँ। तो वो चौंके, उन्होंने ब्रेक मार के गाड़ी खड़ी की, एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो उनका हाँ बताइए क्या बात है? कहने कुछ नहीं, आया था, सोचा था आपसे मिल लूँ। कहने कोई कष्ट हो तो बताइएगा। और आजकल ये जो भाजपा के नेता हैं, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे कई बहुत क्लोज मित्र हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया था, मेटलर्जिस्ट हूँ मैं, और मेरा पूरा परिवार संघ के बैकग्राउंड का है। मेरे पिताजी अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, इनके साथ सब काम किया था। 2 बार जेल गए थे। जब गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद भी वो सत्याग्रह में जेल गए थे, उसके बाद राम मंदिर मूवमेंट में भी जेल गए थे रिटायरमेंट के बाद। और उनके ऊपर अयोध्या मूवमेंट के टाइम पे जब सत्याग्रह हुआ था तो उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा ठोक दिया गया था कि ये खंभे पे चढ़कर तार काट रहे थे। तो मुकदमा चलता रहा। वहाँ पिताजी को सब जानते थे, वो पुलिस वाले आते थे, अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चले जाते थे। फिर राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और हमारे पिताजी के जब प्रचारक थे तो हमारे घर में ही रहते थे। तो पिताजी ने कहा चलो उनसे मिल के आते हैं। उनके पास गए और कहा कि राम प्रकाश जी, ये बेकार का केस लगा हुआ है, उसको ख़त्म कराओ, मुझे कोर्ट जाना पड़ता है बार बार। तो बोले कि आप उनसे मिल लीजिए। तो पिताजी बहुत दुखी मन से फिर वापस चले आए। मैं अपनी बात करूं तो हमारे 2 मित्र हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, एक थे एक हैं, एक तो कहीं गवर्नर है आजकल, मैं नाम नहीं लूँगा। तो एक आध दफ़े तो शुरू में मुलाकात हुई। अब मैं फ़ोन करके कहता हूँ कि भाई जस्ट मिलने के लिए आना चाहता हूँ, तो न कोई जवाब आता है न मिलते हैं। तो अगर ऐसी हालत रहेगी तो ये हारते रहेंगे, कोई इनको हारने से बचा नहीं सकता है। अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखिए, अगर उनका काम नहीं करेंगे तो फिर किस लिए बैठे हुए हैं आप वहाँ पर? आपको पता है कि सपा के किसी वर्कर को कुछ हो जाए तो क्या करते थे मुलायम सिंह यादव, या आज अखिलेश भी क्या करता है? बवाल मच जाता है। आप लोग सुनते ही नहीं हैं। एक बहुत सीनियर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, वो मुझे मिले एक बार। कहना यार वो वहाँ गए थे, पुलिस वाले ने बदतमीजी कर दी, अब मैंने ऊपर बात की, वो कुछ करते ही नहीं है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही है, ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ करते नहीं हैं। कांग्रेस वाले, सपा वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं उनसे, लेकिन क्या करूँ, संघ का बैकग्राउंड है, हिंदू हूँ, हिंदुत्व को मानता हूँ, तो चाहे जितना भी रुष्ट रहूँगा तो इनके साथ ही। लेकिन ये समय है कि जग जाए। और मैं चीफ मिनिस्टर्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि जो उनके एमएलए और एमपी हैं, ठीक है, योग्यता के हिसाब से आप बनाइए, वो सबसे पहली आवश्यकता है। लेकिन अगर अपनी क्षेत्र की जनता की कंप्लेंट्स वो आप तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? मुलायम सिंह यादव जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, वहाँ के एमएलए को अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे। आज मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर के जो लेवल के लोग हैं, उनको भी अपने आप में सुधार करना पड़ेगा।
और लास्ट में 2 पंक्तियाँ, वीडियो लंबा हो रहा है, 2 पंक्तियाँ में जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसके बारे में बोलना चाहूँगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम 100-150 ऐसी एजेंसीज़ हैं वेस्ट और यूएसए में जो भारत में डिविजिव फोर्सेस को क्रिएट करने और उनको फैन करने का प्रयास कर रही हैं। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम बताया था। अमेरिका की सभी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लैंड की सभी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ की भी सब हैं, जर्मनी भी है। ये सब फंडिंग करते हैं और भारत विरोधी प्रचार और यहाँ पर भेद पैदा करना, जाति विद्वेष पैदा करना, भाषा विद्वेष पैदा करना, इस सब का पूरा प्रयास करती हैं। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं इतने $1 मिलियन खर्च कर दूंगा मोदी को हटाने के लिए। तो इन सब का भी रोल रहा है इसमें। ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है एआई वगैरह में, इस तरह के फॉल्स वीडियोज़ और नैरेटिव क्रिएट करने में, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे दुख की बात यह है, हालांकि मैं पहले ये कहूँगा कि मध्यम वर्ग के लिए अभी भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया है। तो उनकी भी तो सीमित आमदनी है, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल देते हैं तो 2-2 बार जीएसटी देना पड़ता है। महंगाई की दिक्कत अलग मार रही है, इनकम टैक्स अलग कटता है। तो उनको भी तो कहीं रिलीफ दीजिए, टैक्स कम करिए, कुछ तो करिए उनको। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं मध्यम वर्ग के बारे में बोलूँगा कि ये लोग अपने आप को बहुत सेक्युलर समझते हैं और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसको हेयर दृष्टि से देखते हैं। I have very good English speaking friends also, and since my background has been in a Hindi schools and I am son of a teacher, I have friendships in both the circles. तो मैं इनकी मेंटालिटी को अच्छी तरह समझता हूँ। मतलब इन लोगों का तो अगर ये कहा जाए कि ये समझते हैं कि ये जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं ये गटर की पैदाइश हैं और मोदी जी जो है गटर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तुम भी उसी गटर से पैदा हुए हो, इस तरह की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? मैथिली शरण गुप्त जी कह गए हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है, नर पिछड़ा है और मृतक समान है। अरे तुम लोग मरे हुए हो। अरे सबको समान भावना से देखो। कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो यू विल ट्रीट हिम लाइक दिस, विद डिस्डेन, विद स्कॉर्न, विद हेट। तो इन सब चीज़ों का दोष है। तो बीजेपी को भी अपने आप को सही करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी पात्रता के हिसाब से चुनना पड़ेगा। एक से एक हीरे पड़े हुए हैं लेकिन कोई ढूंढने वाला ही नहीं है, और जो हैं भी उनको काम नहीं करने दिया जाता। तो जो कांग्रेस में हो रहा है वो बीजेपी में भी हो रहा है। तो इस पर बहुत मनन करना होगा और ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर्स भी जो हैं उनको अपने एमपीज़ और एमएलएस के साथ अच्छा रेपट बना के रहना पड़ेगा और उनकी सुननी पड़ेगी, और जहाँ तो हो सके उनकी बात सुननी पड़ेगी। आज आप अगर अपनी कंप्लेंट करना चाहें, किसी को घर नहीं मिल रहा है, बिल्डर बदमाशी कर रहा है, भागता रहता है, रेरा बना हुआ है, टूथलेस, रेरा के पास जाओ, यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वोट में जाओ, इन सब चीज़ों को कौन ठीक करेगा? और ऊपर के लेवल पे तो मोदी जी ने करप्शन बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन नीचे के लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स को फ्री हैंड दे दिया गया है और जो खुलकर धांधलेबाजी कर रहे हैं, आज एक ठप्पा भी लगवाओ रजिस्ट्री ऑफिस में तो पैसा लेता है, खुलेआम पैसा लेता है। कोई है इसको देखने वाला? कोई है उसको कुछ करने वाला? तो इन सब चीज़ों पे, इन बेसिक मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर ही मत देखिए, बीच में भी देखिए, नीचे भी देखिए, तभी सुधार आएगा। तभी आप हिंदुत्व को भी सुदृढ़ बना पाओगे और तभी आप हिंदुत्व को एस्टैब्लिश